आज देखिए समतलीय वक्र पर प्रतिबंधित गति। यहाँ पर यह प्रतिबंधित गति है, इसका मतलब क्या होता है। मान लो हमारे पास एक कोई कण है और वो गति कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो रास्ता है, उसका जो वक्र है, वो उसे चलने के लिए बाध्य करता है। मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है, कण अपनी इच्छा से स्वतः गति नहीं कर सकता, उसे उस कण के अकॉर्डिंग, उसे पथ के अकॉर्डिंग गति करनी पड़ेगी। तो ऐसी गति को हम क्या कह देंगे, क्योंकि वो एक उस पथ के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, मतलब उसके बंधन में गति कर रहा है, इसलिए अपन इसे क्या कह देंगे, प्रतिबंधित गति। और समतलीय वक्र का मतलब हो गया, अपन 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 2D की बात कर रहे हैं, यानी हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो 2D में रहेंगे, 3D में नहीं जाएंगे, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो अब देखिए, जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि मान लो हमारे पास एक रस्सी है, उस रस्सी के नीचे एक पत्थर बांध दिया अपन ने, ठीक है, या m द्रव्यमान का कण बांध दिया। जब हम उसे गति कराएंगे तो गति कराने की वजह से वो जो कण है वो फ्रीली मोशन नहीं कर पा रहा, वो जो रस्सी है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ही गति करेगा और इस तरह की एक आकृति प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ऐसी गति किस में आएगी, प्रतिबंधित गति के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो कण है वो कोई इस तरह की कोई गति कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर अपन ने स्पर्श रेखा ली और उसके अकॉर्डिंग उसके लंबवत, ये तो स्पर्श रेखा हो गई और यह विलंब हो गया। तो स्पर्श रेखा में जो इसका त्वरण होता है वो होता है v/ds। इसको m से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा इस दिशा में लगने वाला बल, और इस दिशा में जो v² त्वरण होता है, अभिलंबित त्वरण, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उसको m से गुणा कर दें तो ये बल आ जाएगा, ठीक है। और सपोज कीजिए जो इस पे द्रव्यमान mg है, बल द्रव्यमान m है, उसकी वजह से जो भार है वो mg है, और अगर अपन इसको पीछे की तरफ मिलाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट साई आता है, जो एंगल है वो साई आता है, और अगर अपन इसको और पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जो एंगल होता है ये भी साई होता है, ठीक है, ये जो एंगल है ये भी साई होता है। अब जो mg है उसको साई की डायरेक्शन में बढ़ाएं, mg ये वाला तो mg है, और ये जो है इस पे अगर mg को लिखें, देखो ये तो mg है, और ये वाला अगर लिखें तो mg साई की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कोस साई हो जाएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये mg साइन साई हो जाएगा। तो ये mg साइन साई और ये mv dv ds, ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल रख देते हैं, और इसका नेगेटिव इसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव लेंगे तब उस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और जो साइन साई है उसकी जगह अपन लिख सकते हैं dy/ds, तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा g dy बराबर v dv, या ds को अपन देखो साइन साई की जगह अपन क्या रख सकते हैं, dy/ds। क्यों रख सकते हैं वो देखो, जैसे साई है हमारे पास, ये वाली दूरी dx होती है, इधर की डायरेक्शन में dy होती है, और इसको अपन ds कहते हैं, ठीक है। तो अब साइन साई क्या हो जाएगा, dy/ds। तो मैं साइन साई की जगह रख दूं dy/ds, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया v dv/ds इक्वल टू dy/ds। और एक चीज़, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विरोध है तो नेगेटिव आ जाएगा बीच में, और इसके साथ जी भी है तो जी भी लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ और देखिए कि इस डायरेक्शन में एक तनाव भी उत्पन्न होगा, ठीक है, उसे अपन आर से डिनोट कर देते हैं।
एक इक्वेशन तो आपके लिए ये वाली इम्पोर्टेंट है। एक इक्वेशन देखिए, ये दोनों मिलकर एम जी कॉस साई को और ये दोनों मिलकर एम जी कोस साई को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एम वी स्क्वायर अपॉन रो है, इसको कौन हैंडल कर रहा है, मतलब जो आर है वो तो इसी की डायरेक्शन में, तो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये गति की समीकरण लिख रहा हूँ मैं। और जो ये एम जी कोस साई है वो इसके इस त्वरण का विरोध कर रहा है, तो एम जी कोस साई नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये गति की समीकरण हो गई हमारे पास। एक और देखिए, इसकी ऊर्जा की समीकरण या एनर्जी इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन आपकी क्वेश्चंस में काम आएगी। अब एनर्जी इक्वेशन देखिए क्या है, दो ये गतिज ऊर्जा को व्यक्त कर रही है, ये भी गतिज ऊर्जा को। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, तो ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये अंतिम गतिज ऊर्जा, तो दोनों का डिफरेंस है। तो गतिज ऊर्जा में जो लॉस हुआ है वो किसके बराबर होगा, जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है उसमें, यानी गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस है और स्थितिज ऊर्जा में जो डिफरेंस है वो दोनों इक्वल होंगे। और गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, यानी गतिज ऊर्जा में हानि हो रही है, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, लाभ होगा। तो यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो अपन माइनस का चिन्ह यूज करेंगे यहाँ पर। आपको तो क्या करना है, ये तीन इक्वेशन हमारे पास जो अपन सवाल करेंगे उनके अंदर अपन यूज करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है इनमें। तो क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नोट कर दिया है। अभी हमने जो ये मैं आपको समझा रहा था, ये पूरी बात अब आपके क्लियर हो जाएगी क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपके ये वाला पोर्शन अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जो हम सवाल करेंगे उनमें ये सब चीज़ें वापस आ जाएगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल क्वेश्चन देखिए, एक भारी कण ए लंबाई की रस्सी द्वारा किसी बिंदु से लटकाया जाता है, तो और फिर क्षैतिज दिशा में u वेग से, जहाँ u का मान क्या है, u स्क्वायर, मतलब u इक्वल टू क्या है, इसका स्क्वायर इधर भेज दो तो रूट में आ जाएगा, यानी u इक्वल टू क्या है, √2 + √3 hg, इस वेग से प्रेक्षित किया जाता है। तो सिद्ध कीजिए डोरी उस स्थान पर ढीली हो जाएगी जब वह ऊर्ध्वाधर से कोस इनवर्स -1/√3 कोण तय कर चुकेगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये कोई भारी कण है हमारे पास और उसे ए लंबाई की रस्सी द्वारा किसी बिंदु से लटकाया जाता है। तो ये हमारे पास मान लो कोई पॉइंट ओ है, इससे अपन रस्सी को लटका रहे हैं। रस्सी की लंबाई क्या है, ए है, और उसका जो द्रव्यमान है वो m है, तो नीचे की तरफ जो बार लग रहा है वो mg बार लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में उसको टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने से क्या होगा, वो जो कण है वो u वेग से प्रेक्षित हो जाएगा, ठीक है, यानी वो यूं गति करेगा, लेकिन वो रस्सी से बंधा है इसलिए यूं गति नहीं कर सकता। वो उसकी गति कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो मान लो कुछ समय बाद वो इस पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। तो पहले क्या किस पॉइंट पे था, पहले वो ऐसे था, यानी ठीक है इस पॉइंट पे था। अब ये आगे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि डोरी उस समय ढीली हो जाएगी, ये जो डोरी है इसमें ढीली पड़ जाएगी जब वह ऊर्ध्वाधर से, यानी वर्टिकल से इतने डिग्री कोण पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए जो कण की गति है वो कुछ इस प्रकार दिख रही होगी आपको, ठीक है, कण की गति आपको कुछ इस प्रकार दिख रही होगी। तो जब कण यहाँ पर था उस समय रस्सी की, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी थी, उसकी ऊंचाई a थी, ठीक है। और कुछ समय बाद मान लिए थीटा दूरी तय कर लेता है वो, तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट पे ऊंचाई कितनी रह गई, ये देखो ये टोटल ऊंचाई a थी, हमें तो ये वाली ऊंचाई पता करनी है, ये कितनी है, ठीक है। तो ये वाली ऊंचाई हमारे पास देखो कितनी रहेगी,
ये वाली ए है क्योंकि ये तो रस्सी है, और इस डायरेक्शन में अगर थीटा के डायरेक्शन में निकालो तो ये वाला पोर्शन क्या है, ए कोस थीटा। ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, ए कोस थीटा। मतलब मैं इस वाले को बता सकता हूँ ए कोस थीटा है ये, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये ए कोस थीटा है। तो अब हम अगर एनर्जी इक्वेशन लिखें, एनर्जी इक्वेशन क्या थी, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² और माइनस mg y माइनस y0। एक बटे दो mv² माइनस 1/2 mu² माइनस mg। अब देखो y क्या है, y देखो ये वाली जो लेंथ थी उसको कह रहे हैं y, और बाद में y क्या हो गई, यानी जब कण यहाँ पे पहुँच गया तो ये वाली जो y है वो क्या हो गई, a cos थीटा। तो यहाँ रख दो a cos थीटा। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे हमें यहाँ पे v का मान मिल जाएगा। तो जो अपॉन में 2 है इसका तो एलसीएम ले लो और इस तरफ मल्टीप्लाई में भेज दो इसको, तो mg a माइनस a cos थीटा, और इस तरफ क्या रहा अपने पास, m कॉमन आ जाएगा। m से m कैंसिल हो रहा है, और v² इक्वल टू u² उधर चला जाएगा, और u² हमें दिया हुआ है 2 + √3 2 + √3 Hg, ये अपन को दिया हुआ है। फिर -2 Hg और माइनस माइनस +2 Hg cos थीटा। ये -2 Hg और ये वाला देखो 2 Hg बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या रहा, √3 Hg और +2 Hg cos थीटा v²। तो अभी तक हमने क्या निकाला है कि किसी भी समय, यानी प्रारंभ में हमने उसे u वेग से टक्कर मारी थी, अब इस समय उसका वेग क्या चल रहा है, v चल रहा है, तो हमने v फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब वेग तो चलो v चल रहा है, लेकिन इसके जो लंबवत है, अब हम ये जो अपन ने ये डायग्राम समझा था ये बता रहा हूँ। यहाँ पर जो वेग v चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो अभिलंबिक त्वरण है वो कितना होगा, वो होता है mv²/ρ। यहाँ पे जो वेग होता है v, उसका v²/ρ, और ρ क्या होता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो, यहाँ पे त्रिज्या क्या है, a है, ठीक है। तो ρ की जगह अपन क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो mv²/a बराबर, रस्सी में कुछ तनाव भी उत्पन्न होगा, सपोज कीजिए तनाव T है, तो T तो देखो इसकी गति को, मतलब इसके त्वरण को सपोर्ट कर रहा है, तो T तो प्लस का आएगा। और एक जैसे अपन ने यहाँ पे mg है तो mg नीचे की तरफ है, और फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, मतलब पैरेलल है, और ये लाइन सिंगल है, ठीक है। ये तो सेम ही लाइन है पूरी, तो इसके और इसके बीच के जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है, थीटा। तो थीटा के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। तो ये जो cos थीटा है, mg cos थीटा है, वो mv²/a का विरोध कर रहा है, तो mg cos थीटा नेगेटिव आ जाएगा। और v² का देखो मान अपन ये रख चुके हैं, यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो v² में a का डिवाइड करके लिखना है, तो a का जब अपन डिवाइड करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, तो hg + 2hg cos थीटा, ठीक है। अच्छा, a का अपन ने डिवाइड कर दिया तो a तो रहेगा नहीं, बराबर t - mg cos थीटा। अब आगे क्या कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि v² मैंने क्यों निकाला था, ताकि मैं इसमें रख सकूं, और ये वाली इक्वेशन क्यों निकालना चाह रहे हैं वो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि डोरी उस समय ढीली हो जाएगी जब ऊर्ध्वाधर से वो इतने कोण पर होगा। तो ये क्वेश्चन में ये मांग रहा है कि वो कोण ज्ञात करना है जब रस्सी ढीली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब रस्सी ढीली हो जाएगी, जब रस्सी ढीली हो जाती है उस समय तनाव क्या हो जाता है, रस्सी में 0 हो जाता है, ठीक है। एक तो
रस्सी इस प्रकार हो तो उसमें मान लो तनाव टी है। अगर वो रस्सी थोड़ी भी ढीली पड़ गई उसमें तनाव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो अपन तनाव ज़ीरो मान लेंगे और तब थीटा मान लेंगे थीटा वन, यानी किसी थीटा वन पर रस्सी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा की जगह अपन क्या कर देंगे, थीटा वन रख देंगे और तनाव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं। एक यहाँ देखिए वी स्क्वायर अपॉन ए रखा था अपन ने, तो ए तो कैंसिल हो गया, तो रूट थ्री जी, तो यहाँ पे रूट थ्री आएगा। ठीक है, तो रूट थ्री जी प्लस टू जी कोस थीटा और इनटू में एम है और टी माइनस एम जी कोस थीटा। अब हम क्या कह रहे हैं, थीटा अगर थीटा वन हो जाता है, ये वाला थीटा कुछ समय बाद थीटा वन हो जाता है। ठीक है, तो उस समय रस्सी जैसे अभी स्ट्रेट है फिर बाद में ढीली पड़ जाएगी है, तो वो हमें टी बराबर जीरो पर थीटा कितना है, थीटा वन, वो ज्ञात करना है हमें। तो हम टी बराबर तो जीरो रख देंगे और थीटा बराबर थीटा वन रख देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस एम जी कोस थीटा वन, माइनस एम जी कोस थीटा वन, और यहाँ आ जाएगा एम रूट थ्री जी टू जी कोस थीटा वन। एम से एम कैंसिल हो रहा है और इस जी कोस थीटा वन को इस तरफ ले आएंगे, तो ये जी कोस थीटा वन प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो हो जाएगा थ्री जी कोस थीटा वन, और इसको अपन उधर भेज देते हैं माइनस रूट थ्री जी, जी से जी कैंसिल हो रहा है, तीन को अपन डिवाइड कर देते हैं तो वन अपॉन रूट थ्री रह जाएगा ये, और हमें थीटा वन की वैल्यू चाहिए तो कोस को अपन इधर भेज देते हैं, कोस इनवर्स। तो रस्सी जब ढीली बढ़ जाएगी तो टी ज़ीरो हो जाएगा, और उस समय मान लो थीटा कोई थीटा वन हो जाता है, तो वो थीटा वन क्या है, वो ये वाला थीटा वन है, यानी रस्सी जब इस एंगल पे पहुंचेगी तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरा साइज समझ में आ गया होगा। अगर कि हमने वेलोसिटी क्यों निकाली, अगर हम वेलोसिटी नहीं निकालते